नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है अलबेली दुल्हन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विदर्भ नगर का राजकुमार विराट शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकल चला था। इस दौरान वो वन में बनी झोपड़ी के समीप से गुजरा। मेनका बेटी, बहुत दिन हो गए हैं तेरा नाच देखे बिना। आज तो तू अपना नाच दिखा दे। अच्छा दादी माँ। और फिर छम छनानन छम, धुम छनानन छन। ओह, नृत्य की इतनी सुंदर पगताल। नृत्य की ऐसी ताल तो अच्छी से अच्छी नर्तकी ना दे सकेगी। विराट घोड़े पर ही बैठा मदमस्त हो झूमने लगा। छुम छन। वाह। कुछ देर बाद विराट अपनी सूझ बूझ भूल गया था। बस मेनिका बेटी बस, नाच रोक दे, बहुत थक गई होगी तू। अगले ही पल झोपड़ी के अंदर मेनका का नृत्य रुक गया। बहुत थक गई है तू मेनका, चल अब सो जा। अच्छा दादी माँ। मेनका तो सो गई लगती है। उसने घोड़ा वहां से आगे बढ़ा दिया। जब मेनका का नृत्य इतना सुंदर है तो वो तो देखने में ना जाने कितना सुंदर होगी। मैं ब्याह करूंगा तो केवल इसी मेनका से, वरना सब कुछ त्याग कर प्राण न्यौछावर कर दूंगा मेनका पर। अब विराट का मन शिकार खेलने में तनिक भी नहीं था। सो वो वहीं से विदर्भ नगर वापस लौट गया। क्या बात है विराट, इस बार शिकार से खाली हाथ लौटे हो? पिताजी महाराज जी, कुछ अच्छा सा नहीं था, सो बिना शिकार खेले ही लौट आया हूं मैं। विदर्भ विराट अपने कक्ष में आ गया। मेनका इस समय क्या कर रही होगी? मेनका दिखने में कैसी होगी? ओह, ये सब तो मेनका के आगे कुछ भी नहीं है। मेनका तो इनसे भी ज्यादा सुंदर होगी। रात हुई तो युवराज, जब से तुम वन से लौटे हो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हो, ना ही तब से तुमने कुछ खाया पिया है। क्या बात है? अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेनका से प्रेम हो गया है। बात कुछ भी नहीं है पिताजी महाराज। बेटा, बात कुछ ना कुछ तो अवश्य है। जो तुम इस तरह अकेले अकेले कक्ष में पड़े हुए हो, तुम्हें हमारी सौगंध है। जो भी बात है उसे सच सच बता डालो। माँ, आपने अपनी सौगंध क्यों दे डाली? अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता हूँ। बात यह है कि वन जाते समय एक झोपड़ी में रहने वाली मेनका नाम की युवती से मुझे प्रेम हो गया है। प्रेम? हाँ, मुझे मेनका से प्रेम हो गया है और अब मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम राज परिवार के और वो एक साधारण गरीब लड़की। लेकिन मैं विवाह करूंगा तो केवल मेनका से ही करूंगा पिताजी महाराज। हम इस विवाह को कदापि नहीं होने देंगे। तो मैं कुल देवता की सौगंध खाता हूँ पिताजी महाराज, यदि विवाह करूंगा तो केवल मेनका से ही करूंगा, वरना आजीवन कुंवारा रहूंगा। ओह, इतनी कठोर सौगंध! यदि विराट का विवाह मेनका के साथ नहीं हुआ तो ये निश्चय ही आजीवन कुंवारा रह जाएगा। बहुत हठी है ये। यदि ऐसा हो गया तो इसके साथ ही हमारी वंश बिल समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। ये सोचते ही, युवराज, तुमने कुल देवता की सौगंध खाई है, इसलिए अब हम तुम्हें मेनका के साथ विवाह करने से रोकेंगे नहीं। ओह पिताजी महाराज, आप कितने अच्छे हैं। चूंकि तुम राज परिवार से बाहर की कन्या के साथ विवाह करने जा रहे हो, इसलिए ये विवाह किस प्रकार संपन्न होगा, अब ये भी सुन लो। हम तुम्हारी रानी माँ या विदर्भ नगर का कोई भी नागरिक इस विवाह में शामिल नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। ऐसे विवाह के प्रति राजवंश के नियम ही कुछ ऐसे हैं जिन नियमों का हम ना चाहते हुए भी पालन करना होगा। तुम अकेले ही घोड़ी पर दूल्हा बनकर कन्या पक्ष के यहाँ जाओगे और दुल्हन को ब्याह कर अकेले ही विदर्भ नगर वापस लौटोगे। ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसा है तो मैं राजवंश की इन कठोर परंपराओं का पालन अवश्य करूँगा। और फिर अगले दिन ही, अरे ये युवराज विराट कहाँ चले गए?
अरे ये युवराज विराट कहाँ चले? अकेले? इनके पीछे पीछे डोली उठाए कहाँ भी चल रहे हैं। सुना है राजवंश से बाहर की किसी युवती से विवाह करने जा रहे हैं। राजवंश की परंपराओं के अनुसार ऐसे बेमेल विवाह में केवल दूल्हा ही अकेला दुल्हन को बिहाने जाता है। कुछ पता भी है तुझे? ओह, विराट की अनोखी बारात चल दी अपने लक्ष्य की ओर। जल्द ही आ गई मेरी मंजिल, वो रही मेनका की झोपड़ी। जिस समय विराट की घोड़ी झोपड़ी के बाहर रुकी, उसी समय अचानक अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकली। कौन हो तुम? बूढ़ी माँ, मैं विदर्भ नगर का युवराज विराट हूँ, अपनी बारात लेकर आया हूँ। बारात? किसके द्वार? तुम्हारे द्वार माँ। मेरे द्वार? हाँ बूढ़ी माँ, तुम्हारी बेटी मेनिका से विवाह करने आया हूँ मैं। तुम मेनका के साथ ब्याह करोगे? तुमने मेनका को देखा है? हाँ बूढ़ी माँ। नहीं बूढ़ी माँ, बस मैंने कल झोपड़ी के बाहर से उसके नृत्य की आवाज़ को सुना था। उसी से प्रभावित हो उससे विवाह करने चला आया हूँ। ओह युवराज, यदि तुम कल झोपड़ी में आकर अपनी आंखों से मेनका को देख लेते तो तुम्हें इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ युवराज। मेनका कोई युवती ना होकर केवल एक चिड़िया है। चिड़िया? हाँ, मेनका चिड़िया का नाम है। उसे मैंने बेटी की तरह पाला है। ओह, लेकिन कल तो वो आपसे मनुष्य की भाषा में बात कर रही थी। हाँ, मेनका मनुष्य की भाषा में बात कर सकती है, लेकिन कैसे? चिड़िया भला मनुष्य की भाषा में बात कैसे कर सकती है? लगता है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं बूढ़ी माँ। तो आओ मेरे साथ झोपड़ी में चलकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लो राजकुमार। बुढ़िया विराट को झोपड़ी में ले गई। यही है मेरी बेटी मेनका। माँ, कौन है ये? अब तो विश्वास आया तुम्हें युवराज, लेकिन पृथ्वी पर तो ऐसी चिड़ियों की कोई नस्ल नहीं है जो मानव की तरह बोलती हो। तुमने ठीक कहा युवराज, मेनका इस लोक की चिड़िया नहीं है। तो फिर किस लोक की है? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ युवराज। बूढ़ी माँ, तुम्हारी घुमावदार बातें तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे साफ साफ सारी बात बताओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ ही सारी बात प्रारंभ से बताती हूँ। सुनो युवराज बेटा, मेरा नाम परमेश्वरी है। मैं ठहरी जन्म जन्म की दुखियारी। लोगों से भीख मांगकर जैसे तैसे मैंने अपनी जिंदगी काटी, तब कहीं बुढ़ापे की सीमा तक पहुंची हूँ। बुढ़ापे ने जैसे ही मुझे घेरा, मेरा मन बस्ती नगरों से उचट गया। तो जो इस जंगल में एकांत में ये झोपड़ी डाल ली। जंगली कंदमूल खाकर अपना पेट पालने लगी। पर कुछ ही दिनों में जंगल का अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटे, बेटा, अकेला आदमी से ना तो हंसा जाता है ना रोया जाता है। अकेलेपन का बोझ उठाना मुझे मुश्किल लगने लगा। आखिर एक दिन अकेलेपन से दुखी हो मैं मन ही मन भगवान से कह उठी, भगवान, ऐसी क्या नाराजगी है तेरी मुझसे? अकेले मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। कोई बोलने बतलाने के लिए मेरे पास होना चाहिए। आदमी ना सही, कोई चिड़िया, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, कोई कोई तो हो। क्या मेरी पुकार नहीं सुनेगा तू? तभी एक बहेलिया परिवार मेरे पास आया। बुढ़िया माँ, बहुत प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बैठो, अभी लाती हूँ पानी। और फिर गट गट। तत्पश्चात बुढ़िया माँ, इस वीराने में अकेली रहती हो क्या? हाँ बेटा, मुझ करमजली के भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, और भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है भला? मर जाऊंगी तो मरी ही पड़ी रहूंगी। कोई बोलने बतलाने तक की नहीं है यहाँ मुझसे। बुढ़िया माँ, दिल छोटा ना करो। हम तुम्हें एक ऐसी चिड़िया दिए जाते हैं जो तुम्हारी बोली में ही तुमसे बातें किया करेगी, तुम्हारा मल बहलाया करेगी। ऐसी भी कोई चिड़िया होती है क्या? औरों की तो हमें पता नहीं, पर हमारे पास है एक ऐसी चिड़िया। कहाँ है वो चिड़िया? देखो तो सही। बहेलियों ने बहेलिये ने एक पिंजड़ा मेरी ओर बढ़ाया। चिड़िया रानी, बूढ़ी माँ को राम राम करो। अगले ही पल, राम राम दादी माँ। ओह, ये तो सचमुच ही मनुष्य की भाषा बोलती है। बहेलिया परिवार मुझे बोलने वाली चिड़िया दे गया।
आज से तेरी कैद खत्म, अब तू झोपड़ी में मेरे साथ रहा करेगी। धन्यवाद दादी माँ। फिर एक दिन जब मैं झोपड़ी से बाहर गई और कुछ देर बाद पुनः वापस लौटी, ओह, चिड़िया कितना अच्छा नाच रही है। अगर इसके पैरों में घुंघरू बांध दूं तो बस मजा आ जाए नाच का। मैं नगर से उसके लिए घुंघरू ले आई। तुम मेनका से भी अच्छा नाच नाचती है, इसलिए आज से मैं तुझे मेनका कहकर पुकारा करूंगी। अच्छा दादी माँ। अब मेरा जब भी जी चाहता मेनका से नृत्य करने को कहती और मेनका तुरंत नाचने लगती। छुम छन, छुम छन। कल भी मेरे कहने पर ही मेनका झोपड़ी में नाच रही थी और मैंने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उस नृत्य की ताल सुनी थी बूढ़ी माँ। उसी ताल पर मैं मुग्ध हो विवाह करने की सोच बैठा था। लेकिन अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है युवराज। अब क्या है? होना क्या है? मेनका चिड़िया है तो क्या मैं दूल्हा बनकर आया हूँ तो अब दुल्हन के साथ ही विदर्भ नगर वापस लौटूंगा बूढ़ी माँ। लेकिन दुल्हन होगी कौन? मेनका होगी मेरी दुल्हन, और कौन होगी बूढ़ी माँ? क्या? हाँ बूढ़ी माँ, मैं मेनका से विवाह करने की कुल देवता की सौगंध खाकर आया हूँ। अब मेनका चिड़िया हो या नारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विवाह करूँगा तो मेनका के साथ ही करूँगा। ओह, बुढ़िया ने विराट को बहुत समझाया, पर विराट अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। ये देख, ठीक है युवराज, यदि तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो ऐसा ही सही, पर इस विवाह को कराएगा कौन? पंडित तो यहाँ कोई है ही नहीं। पंडित की क्या आवश्यकता है बूढ़ी माँ? मैं अग्नि को साक्षी मानकर मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा। और फिर मैं अग्नि को साक्षी मान मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से इसके हर सुख दुख का मैं ख्याल रखूंगा। तत्पश्चात झोपड़ी से बाहर निकल कहारो, डोली को झोपड़ी के द्वार पर रख जाओ। डोली झोपड़ी के द्वार पर रख दी गई। अब तुम पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। जब दुल्हन डोली में बैठ जाएगी तब तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। जो आज्ञा युवराज। कहारों के जाने पर विराट ने डोली का पर्दा हटाया। मेनका, डोली में आकर बैठ जाओ। मेनका उड़ी और डोली में आकर बैठ गई। फुर्र। मेनका के डोली में आते ही विराट ने पर्दा गिरा दिया। अच्छा बूढ़ी माँ, अब विदा दो। युवराज, भगवान से दिल लगाने को मेनका को मांगा था। उसे बेटी की तरह चाहती थी मैं, आज उसे भी तुम ले चले। किसी ने सच कहा है कि बेटियां पराया धन होती है। आप दिल भारी ना करें बूढ़ी माँ। आपको जब भी मेनका की याद सताए विदर्भ नगर चली आना। आप वहाँ आएंगी तो मुझे खुशी होगी। और फिर मैं नहीं जानती मेनका की विदर्भ नगर में तुझ पर क्या गुजरेगी, पर यही आशीर्वाद दूंगी कि तुझे की पति के साथ साथ तू सदैव खुशी रहे। दूसरी ओर, क्या दुल्हन में बिल्कुल भी बोझ नहीं है? ऐसा ही लगता है रामू। डोली जब विदर्भ नगर पहुंची, माँ, डोली का पर्दा ना हटाना। दुल्हन अपने कक्ष में ही जाकर डोली से नीचे उतरेगी। ओह, डोली को सीधे युवराज विराट के शयन कक्ष में ले जाया गया। आप सब लोग बाहर जाइए, दुल्हन किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएगी। जब कक्ष खाली हो गया, मेनका रानी जल्दी से बाहर आ जाओ। और मेनका बाहर आ गई। युवराज, मुझसे विवाह करके आपने ठीक नहीं किया। मेरे विषय में जब लोगों को पता चलेगा तो वे आपको आपकी हंसी उड़ाएंगे। इन बातों की चिंता तुम ना करो मेनका। तभी ठक ठक विराट ने द्वार खोला। क्या बात है युवराज? महाराज और महारानी जी ने आपको बुलवाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। अपने कक्ष में चिड़िया को छोड़ और बाहर से द्वार पर ताला लगा विराट अपने माता पिता के पास पहुंचा। आपने मुझे बुलाया था? विराट, हम तुम्हारी बेहूदगी देखकर हैरान है। ना तो महल के द्वार पर तुमने बहू का आरती होने दिया, ना ही स्त्रियों को बहू का मुंह ही देखने दिया। ये सब क्या है? इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर क्या करूँ, मैं मेनका को वचन ही ऐसा दे बैठा था। वचन? कैसा वचन?
विदा के समय डोली में बैठते वक्त ही मेनका ने मुंह दिखाई मांग ली थी और उसने मुंह दिखाई में ये मांगा था कि पूरे 6 माह तक ना तो वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मनुष्य का मुंह ही देखेगी और ना किसी को अपना मुंह दिखाएगी। मुझे मुंह दिखाई के रस्म निभाने के लिए उसे ऐसा वचन देना पड़ा। अब आप ही बताइए कि औरतें मेनका का मुंह कैसे देख सकती थी? तो क्या हम भी 6 माह तक मेनका को नहीं देख सकेंगी? हाँ माँ, वचन आखिर वचन है। मैंने मेनका को इस बात का वचन दिया है। ठीक है, हम वचन की आन को समझते हैं, इसलिए अब हम 6 माह बाद ही बहू का मुंह देखेंगे। जब विराट ने अपने कक्ष में आ मेनका को सारी बात बताई, लेकिन स्वामी, आपने ये भी सोचा है कि 6 माह बाद क्या होगा? तब लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? ओह मेनका, छोड़ो इस विषय को, तब की तब सोची जाएगी। अब विराट मेनका की स्वयं देखभाल करता। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 6 माह बीत गए। एक दिन, बेटा, अब तो 6 माह भी पूरे हो गए हैं, अब तो बहू का मुंह दिखा दो। नहीं, अभी नहीं माँ, लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर बहू को इस प्रकार ताले की कैद में क्यों रखता है विराट? या तो बहू बेहद सुंदर है या बेहद खूबसूरत है। मुझे विराट से इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए। ये सोच उसने विराट से कहा, बेटा, बहू जैसे भी है, मैं उसका मुंह देखना चाहती हूँ। माँ, मैंने मेनका को समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर वो कक्ष से बाहर आने को माने तब ना। वो गरीबी में पली बड़ी है ना, इसलिए अभी अपने कक्ष से बाहर निकलने में झिझकती है। तो मैं स्वयं उसके पास चली जाती हूँ। नहीं माँ, ऐसा गजब ना करना। अगर आपने ऐसा किया तो मेनका हीरा चाट कर आत्महत्या कर लेगी। ओह, इतनी नकचढ़ी है वो। अब कुछ भी कहो माँ, पर मेनका ने मुझसे इस बात की 6 माह की मोहलत और मांग ली है कि वो इन 6 माह तक किसी को भी अपनी सूरत नहीं दिखाएगी। कैसी विचित्र है मेनका, अकेली कक्ष में पड़ी 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 उसका दिल नहीं उठता। फिर एक दिन, मेनका, जिस अनदेखे नृत्य की केवल ताल सुनकर मैं तुमसे विवाह करने का संकल्प कर बैठा था, उस नृत्य की छटा तो दिखाओ। अगले ही पल, छुम छन। वाह मेनका वाह, तुम अनुपम हो। इधर कक्ष के बाहर, कक्ष में इतना सुंदर नृत्य कौन कर रहा है? और कौन कर रहा होगा? मेनका ही नृत्य कर रही होगी। ओह, तब तो मेनका का पद संचालन तो बहुत अद्भुत है। अच्छी अच्छी नर्तकियां इतना अच्छा पद संचालन नहीं कर पाती। महाराज, विराट हर समय बहु मेनका के साथ कक्ष में बंद पड़ा रहता है, ऐसा कब तक चलेगा? हम भी इस विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं महारानी। ऐसा कोई प्रयास कीजिए महाराज, जो युवराज को कुछ दिनों के लिए बहु मेनका से अलग किया जा सके। तुम ठीक कह रही हो महारानी। अगले दिन ही, युवराज विराट, ये पत्र तुम्हें कौशल नगर के राजा कौशलेंद्र तक पहुंचाना है। आज ही कौशल नगर की ओर रवाना हो जाओ तुम। लेकिन पिताजी, महाराज, ये कार्य तो आप किसी विश्वसनीय दूत से भी करवा सकते हैं। नहीं विराट, पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गोपनीय है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे तुम ही कौशल नगर लेकर जाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। अपने कक्ष में आप विराट ने मेनका से कहा, मेनका, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम्हें कक्ष के अंदर ही रहना है। तुम्हारे दाना पानी का इंतजाम मैं कक्ष के अंदर ही करके रख जाऊंगा। विराट ने 10-15 दिन के दाना पानी का इंतजाम करके कक्ष में रख दिया। तत्पश्चात उस कक्ष को उसने बाहर से ताला लगा दिया। तत्पश्चात तत्पश्चात वो पत्र ले कौशल नगर की ओर चल दिया। महारानी, हमारी योजना कामयाब हुई। अब युवराज विराट कौशल नगर से 1 माह पहले नहीं लौटेगा। 1 माह तक तो क्या, तब तक बहू मेनका अपने कक्ष के अंदर ही रहेगी। नहीं महारानी, चूंकि विराट अब यहाँ नहीं है, इसलिए हम आज ही उसके कक्ष का ताला तुड़वा कर बहू मेनका से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि वो अपने कक्ष से बाहर क्यों नहीं आती। ओह, तब तब तो मैं भी मेनका का मुंह देख पाऊंगी। और फिर ठक ठक। ओह, बाहर द्वार पर इतने तीव्र प्रहार कौन कर रहा है? शीघ्र ही ताला टूट गया। आओ रेवती। दोनों कक्ष के अंदर पहुंचे
ओह, यहाँ तो कक्ष में चारों ओर बीट ही बीट हो रही है। बहू मेनका तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आज भांडा फूट गया, अब मैं कैसे इनकी नज़रों से बच पाऊंगी। मेनका बहू, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रानी माँ, आपके पैरों के पास। तुम तुम तो चिड़िया हो। हाँ रानी माँ, मैं ही आपकी बहू मेनका हूँ। तुमसे विवाह किया है विराट ने? जी पिताजी महाराज। खामोश, जो मुझे पिता खामोश, जो मुझे पिताजी कहा। तुम हमारी बहू नहीं हो सकती। निकल जाओ हमारी महल से, बल्कि हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। जी पिताजी महाराज। अगले ही पल, स्वामी जब वापस लौटेंगे तो मुझे ना पाकर बहुत दुखी होंगे। मैं भी क्या करूं? पिताजी महाराज का आदेश मानना भी तो मेरा धर्म था। विराट की क्या मति मारी गई थी जो इस चिड़िया से शादी की? पता नहीं विराट को ये क्या सूझा। मेनका उड़ती उड़ती विदर्भ नगर के बाहर निकल गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? दादी माँ के पास जाती हूँ तो मेरी कहानी सुन वे दुख से भर उठेंगी। तभी, ओह, मेरे स्वामी का रथ! वो उड़कर रथ में विराट की गोद में जा बैठी। मेनका, तुम यहाँ? हाँ स्वामी। तब मेनका ने उसे सारी बात बताई। ओह, पिताजी महाराज ने ये तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया मेनका। स्वामी, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, तब तुम अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेना स्वामी। मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा मेनका। अग्नि का साक्षी मानकर सुख दुख में मैंने तुम्हारे साथ निभाने की कसम खाई थी। मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। दोनों रथ से उतरकर नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही वे नदी में कूदने को उधत हुए, रुक जाओ। वे जहाँ के तहाँ रुक गए। भगवान, आप? हाँ युवराज, तुम दोनों का सच्चा एवं अगाध प्रेम देख मुझे आखिर आना ही पड़ा। मेनका की उत्पत्ति मेरे ही हाथों हुई थी, फिर इसे कैसे मर जाने देता मैं? मेनका की उत्पत्ति आपके हाथों हुई थी भगवान? मैं कुछ समझा नहीं। विराट, बुढ़िया की पुकार सुनकर मैं ही बहरिया बन बुढ़िया के पास गया था और उसे इस चिड़िया को देकर आया था जिसका नाम उसने मेनका रखा था। ओह, तो ये बात है। हाँ विराट, चूंकि अब इसका विवाह तुम्हारे साथ हो चुका है, इसलिए अब इसका चिड़िया के रूप में रहना उचित नहीं है। इसलिए चिड़िया के स्थान पर मैं इसे युवती बनाए देता हूँ। ये कह शिव ने स्नेहपूर्वक चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा। अगले ही पल चिड़िया के स्थान पर एक अपूर्व सुंदरी खड़ी थी। विराट, आज से ये युवती मेनका तुम्हारी पत्नी है। जी भगवान। तब दोनों को आशीर्वाद दे शिव अंतर्धान हो गए। अब स्वामी, अब पिताजी के आदेश का पालन करने हेतु पहले मैं तुम्हारे साथ कौशल नगर जाऊंगा, फिर हम अपने नगर लौटेंगे। कौशल नगर पहुंचकर विराट ने पत्र राजा कौशलेंद्र को दिया। राजन, अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कुछ दिन इसे अपना मेहमान बनाकर रखिए। आभारी रहूंगा। राजा प्रकाश, विदर्भ नगर। राजा कौशलेंद्र ने विराट और मेनका को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। 15-20 दिन वे दोनों कौशल नगर में रहे। तत्पश्चात राजा कौशलेंद्र से विदा ले वे दोनों विदर्भ नगर को रवाना हुए। विदर्भ नगर पहुंचने पर, ये तुम्हारे साथ कौन सुंदरी है युवराज? ये तो आपकी बहू मेनका है पिताजी महाराज। क्या? लेकिन वो तो एक चिड़िया थी। बहू मेनका, हमें क्षमा कर दो। हमने तब विराट ने सारी बात माता पिता को बताई। बहू मेनका, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों मेरे बड़े हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। विराट और मेनका ने रेवती एवं प्रकाश के चरण स्पर्श किए। दोनों ने प्रसन्न मन से पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसकी एक एडवर्टाइजिंग को पढ़ लेते हैं। तुलसी कॉमिक्स में योसो सीरीज का बेमिसाल कॉमिक्स। योधराज को उसके पाप की सजा देने के लिए आ पहुंचा हूँ योसो पृथ्वीलोक में।